बुआ मुंह से तो नहीं कहती, लेकिन उनकी मंशा यही थी कि लड़कों की शादी में मोटा दहेज वसूले। लेकिन कहते हैं ना, लालच बुरी बला। रिश्ते में मेरी बुआ की बेटी है जानकी। वह खूब बातूनी है और खूब कंजूस भी। बस बातों में ही सबकी मेहमानदारी कर डालती है और किसी को यह महसूस ही नहीं होने देती कि बुआ और उसने किसी को पानी तक के लिए नहीं पूछा। कंजूस तो हमारे तीनों कर्जिन भी हैं। उनकी जानकी मुझे बहन की तरह मानती है। भूले भटके ही मैं उनके घर जाती हूँ तो सभी खुशी से पागल हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि मेरी खातिरदारी में वे कैसे करें। बातों ही बातों में खाने पीने की चीजों का अंबार लगा देते हैं, लेकिन सामने एक भी डिश नहीं आती। जब मैं उनके घर से वापस आती हूँ तो मेरे पेट में भूखे चूहों की इतनी उछल कूद हो रही होती है कि मैं समझ नहीं पाती घर कैसे जल्दी पहुंचूं और इन्हें थोड़ा चारा डालकर रास्ते में कैसे शांत करूं। वैसे तो अक्सर मैं थोड़ा बहुत खाकर ही जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि वहां से खाली पेट ही आना पड़ेगा। लेकिन जानकी की बातों के जवाब देते देते मेरे पेट को भूख महसूस होने लगती है। जब मैं उठने लगती हूँ तो जानकी मेरा हाथ पकड़कर तपाक से कह उठती, नहीं नहीं, इतनी जल्दी चली जाओगी, वह भी सुच्चे मुंह। अभी तो बातों से ही मेरा मन नहीं भरा, ठहर, मैं कुछ खाने को मंगवाती हूँ। फिर वह अपने तीनों भाइयों को आवाज लगाकर अपने पास बुलाएगी और डांटने लगेगी, क्यों रे बेवकूफो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। शादी लायक हो गए हो लेकिन अकल नहीं आई। देख रहे हो तुम्हारी कजिन 3 घंटे से आई बैठी है और तुम लोग हो कि उसके लिए अभी तक चाय नाश्ता ही नहीं मंगाया। और वे तीनों साथी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हों, क्या जानकी सचमुच लाने को कह रही है। तभी जानकी फुफकार उठती है, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, कॉफी बना लाओ। उन तीनों के पीठ मोड़ते ही जानकी बोल उठती, ठहरो, इतनी गर्मी में वे क्या कॉफी पिएगी, पहले ही उसका सिर दुखता है, कुछ ठंडा ले आओ। क्यों रमा, तू बता ना, क्या पिएगी, क्या मंगवाऊं, तेरा गला तो ठीक है ना, अच्छा रहने दे, दही पकौड़ी मंगवा देती हूँ। हाय हाय, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, याद ही नहीं रहा। चंदू स्वीट्स की तो आज छुट्टी है, कल उसके बड़े भाई गुजर गए थे ना। रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि चंदू स्वीट्स की तो शोकेस खाने से चमक रहे थे, पर नतीजा यह होता है कि मुझे जानकी से हंसते हंसते यही कहना पड़ता है, छोड़ो, इस खाने पीने की झंझट को क्यों तकलीफ करती हो, मैं तो घर से खा कर ही आई थी और मेरा अभी तक पेट भरा है। और इस तरह हर बार मुझे बिना पानी पिए वापस आना पड़ता है। घर के बाहर तक जानकी छोड़ने आती तो चिंता के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया होता। वह अगली बार के लिए अपने सिर की कसम दे देती कि खबरदार, जो मैं कुछ घर से खाकर आऊं। इच्छा तो होती है जानकी से कहूं, तेरी अकाल मौत के डर से मैं आज भी भूखी आई थी, लेकिन बोलने की इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उसे समझ सकूं कि झूठी कस्में मत खाया करो। जानकी, क्या पता किस दिन तुम्हारी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो जाए और मेरे सामने ही तुम अनीमिया की शिकार हो जाओ। खाली पेट तो मुझसे अस्पताल भी जाना नहीं हो पाएगा। हमारी बुआ के 3 बेटे हैं और एक जानकी है। तीनों गर्जिन ब्याहने लायक हैं। नाम है उनके राम, कृष्ण और महावीर। पूरा परिवार बड़ा धार्मिक व अंधविश्वासी है। चाचा ने तो देखकर शादी की थी, पर फूफा को न जाने कौन सा भक्ति का रंग चढ़ा कि स्वतंत्रता संग्रामी का चोला छोड़कर वे देश से विधर्मियों को निकालने की बातें करने लगे और जमकर पूजा पाठ करते। हाँ, दान दक्षिणा कम ही देते, बातें बहुत बनाते। लड़का रामनवमी के दिन पैदा हुआ था, सो बुआ जी कहती हैं ये रामचंद्र जी का आशीर्वाद है, इसलिए इसका नाम राम मोहन रखा। बिचला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दुनिया में आया था, सो वे भगवान कृष्ण का प्रसाद है। तीसरा महावीर हनुमान जयंती के दिन पैदा हुआ था, इसलिए वे हनुमान जी की कृपा का फल है। मेरी तीनों कजिनों से कभी नहीं बनी, लेकिन है तो कजिन ही ना। तीनों अलग थलग रहते थे। जानकी की समझ में आ गया था कि जब तक उन तीनों की शादियां न होगी उसका नंबर नहीं आ सकेगा। वह सबसे छोटी जो थी, सो जानकी उन तीनों के विवाह के लिए चिंतित थी। आते जाते से लड़कियां ढूंढने के लिए तकाजा करती। मेरे पति को भी वह दिन रात याद दिलाती, भूलना नहीं जीजाजी, लड़कियां ऐसी ढूंढना, अंदर बैठे तो बाहर तक उनके रंग रूप का उजाला हो पड़े।
मेरे पति कभी कभी हंसते हुए जानकी से कह देते, क्यों जानकी, घर के बिजली खर्च में कटौती करने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं जीजा जी, महिला घर में सुंदर हो तो घर भरा भरा सा लगता है। दहेज तो अपने मुंह से मांगेंगे नहीं, वह तो बस लड़की सुंदर मांगती हूँ। जानकी कहती, यह तो तुमने अच्छी याद दिलाई। जानकी, कल ही मेरे एक मित्र कह रहे थे, कोई ऐसा लड़का बताओ जो दहेज के चक्कर में न पड़े। आपकी तो मुझे याद ही नहीं आई, अब आज ही उससे बात करूंगा। ना बेटा, वहां बात मत करना, बीच में बुआ घबराकर बोली। हमारे कहने का यह मतलब नहीं कि हम 3 ही कपड़ों में लड़की ले आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं दहेज नहीं मांगूंगी। वैसे लड़की के माता पिता देने में कोई कसर थोड़ी रखते हैं। लड़की खाली हाथ चली आए तो भला ससुराल में उसकी कोई इज्जत होती है? पति भी बात बात में बहू को डंक मारता है कि कैसी भिखमंगों की लड़की पल्ले पड़ी है। बुआ बड़ी तर्कपूर्ण बात करती, जानकी भी बड़ी बूढ़ी की तरह सिर हिलाती। लेकिन बुआ जी, आप अपनी राजकुमारों की पढ़ाई तो पूरी हो जाने दो। यह बीबी का ढोल क्यों उनके गले में बांधती हो? मेरे पति बुआ जी को समझाते, अरे भैया, तुम समझते क्यों नहीं? लड़कियां क्या रास्ते में बैठी हैं जो बात की और उठकर चल देगी? समय लगता है उन्हें ढूंढने में, फिर कुछ समय तो सगाई भी रहनी चाहिए। दोनों परिवारों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल जाता है, लड़की के चाल चलन का भी पता लग जाता है। इन तीनों का निपटारा हो तो जानकी की बात चलाऊं। और बुआ जी यह क्यों नहीं कहती कि समधियों से खाने को माल भी मिल जाता है? आप हैं बड़ी समझदार, दूर की सोचती हैं। खैर यह तो बताइए, हमारे सालों की उम्र क्या है? अरे वे क्या छोटे हैं, इसलिए तो चिंता खाए जा रही है। बड़ा रामनवमी पर पूरा 24 का हो जाएगा। बुआ होठों को दांत के नीचे दबाकर बोली थी। और अभी तक वह तो क्लर्क की नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा है। मेरे पति हैरानी से बोले थे, अरे वह क्या जानबूझकर पड़ा है? ये मेरी सरकार ही रिजल्ट सही से नहीं निकालती। राम मोहन खिलाड़ी भी था, हॉकी खेलता है, सारा दिन मैदान के पास बैठा रहता है। पहले तो लड़के आते थे, पर अब सबकी नौकरियां लग गई तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत खेल कर मन बहलाता है। जन्माष्टमी पर 21 का हो जाएगा, वह भी 2-3 बार परीक्षा में बैठकर फेल हो चुका है। तीसरा भी 20 का हो जाएगा। मैं जानती थी कि तीनों अव्वल दर्जे के निकम्मे हैं। फर्नीचर के नाम पर जानकी के घर में 4 कुर्सियां और 2 मेजें थी, हर कुर्सी अलग डिजाइन की। एक कुर्सी का बेंच ढीला था, 2 कुर्सियां अभी जवान थी। मैंने एक बार बुआ जी से कहा था, बुआ फेंको इन पुरानी कुर्सियों को, बैठो तो डर लगता है, न जाने किस वक्त गुस्से में इनकी टांग लड़खड़ा जाए और बैठने वाले को दंडवत प्रणाम करना पड़े। बुआ बड़ी हैरानी से मुझे देखती और फिर कहती, क्यों बेटा, घर में जो बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं उन्हें भी फेंक देना चाहिए। मैंने कहा, इंसान और सामान में फर्क होता है। बुआ कोई ऐसा तो है नहीं कि तुम गरीब हो, प्रकृति का दिया सब कुछ है, मकान, जायदाद, पैसा, जेवर और फूफा जी अच्छी खासी ऊपर की कमाई वाली नौकरी। जानकी हमेशा की तरह सिर हिलाते हुए बोली, दीदी ऐसे बात क्या मुंह से निकाली जाती हैं? दीवारों के भी कान होते हैं। पापा क्या इस पचड़े में पड़ने वाले थे? वह तो भले ही जिद समझ जो थोड़ा बहुत ले लेते हैं। तुम ही सोचो दीदी, खालिस तनख्वाह में कहीं 6 जनों का गुजारा होता है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत सामान तो बनवा लो। आजकल तो मेज कुर्सी पर खाने का फैशन है, लेकिन तुम हो कि अभी तक कोने पर बक्सों पर कुशन रखकर काम चलाती हो। न सही ज्यादा फर्नीचर बैठने को, एक सोफा न जैसे है हम उसी तरह अच्छे हैं। घर में कुछ भी सामान लाने का मतलब है लोगों का मुंह खुलवाना, किसी का मुंह बंद तो नहीं किया जाएगा ना। यही कहेंगे ना लोग, साला ऊपर की कमाई खाता है। इस तरह सीधे साधे रहने से किसी को शक भी नहीं होता। फिर अब तेरे भाइयों का ब्याह है, 3-3 दहेज आएंगे, घर भर जाएगा सामान से, बुआ ने कहा था। उन्हीं दिनों जानकी का किसी लड़के से चक्कर चलने लगा था। उसने मुझे बताया तो सही, पर कुछ ज्यादा नहीं। लड़का शायद विधर्मी था, पर अच्छा कमा लेता था। जानकी ने बुआ से कई बार कहा कि भाइयों की शादी कर दो, पर बुआ तो दहेज के लालच में थी। जब तक मोटा दहेज न मिले वह किसी से भी बेटी की शादी करने को तैयार न थी, चाहे वो मामूली शकल सूरत के और निकट्ठू थे। लेकिन बुआ
यह मकान तो ठीक करवा लो, जगह जगह से टूट रहा है। कल को लड़की वाले घर वर देखने आए तो ऐसा घर देख तुम्हें कौन अपनी लड़की देगा। कहती तो तू सच है, हमने भी इंतजाम कर लिया है, इनके दफ्तर का काम चल रहा है, वह पूरा हुआ कि देखना ठेकेदार हमारे घर का कैसे हुलिया बदल देगा। बुआ धीरे से बोली, वो कैसे बुआ? तेरे फूफा ने इसी शर्त पर उसे ठेका दिया था। बुआ ने मेरे कान में धीरे से कहा। जानकी के कहने पर बुआ लड़कों की शादी के लिए बड़ी परेशान हो गई। बहुत से लोगों से कह रखा था, लेकिन बुआ के गुणगान सुनते ही लड़की वाले दूर से सलाम कर लेते। बुआ, मैं एक और भी गुण था, और वह था झगड़े करने का। झगड़े के ही मारे न तो घर में फूफा जी ही टिकते थे, न बर्तन मांजने वाली बाई। बुआ को इस बात से हमेशा ही शिकायत रही, तेरे फूफा जी को दो बातें घर ले आती हैं, एक भूख और दूसरी नींद। अगर इस आदमी का इन बातों के लिए भी बाहर इंतजाम हो जाए तो घर में झांके तक नहीं। और बर्तन मांजने वाली तो बुआ को देखते ही बस कान पकड़ लेती। जानकी खुलकर माँ से कुछ न कह सकी। एक दिन बुआ का सवेरे सवेरे बड़े खुश स्वर में फोन आया। रमा, मैं कहती थी ना कि मेरे लड़के का अच्छा रिश्ता आएगा। अब पास के शहर के घर से रिश्ता आया है, लड़की का फोटो भी आया है। वे 5 लाख रुपए लगाएंगे शादी में। जानकी को मैंने फोन किया तो बोली, दीदी माँ तो वैसे ही कह रही है, लड़की पर असल में बचपन में किसी ने तेजाब डाल दिया था और अब उनके पिता वैसे भी शादी कर देना चाहते हैं। तीनों ने फोटो देखकर ही नापसंद कर दिया, पर माँ अड़ी है कि एक से तो शादी कराएंगे। थोड़ा रुक कर वह फिर बोली, दीदी चक्कर में मैं बेकार ही पिस रही हूँ, माँ से कुछ कहना तो आफत बुलाना है। जानकी और बुआ के घर में क्या चल रहा था यह मुझे नहीं मालूम चल पा रहा था। बुआ का फोन कुछ कम आता था। अब वे जब भी बात करती तो 5 लाख रुपए के दहेज की बात जरूर बता देती। एक दिन मैंने कहा, बुआ पहले अपना घर तो ठीक करवा लो, एक आध कोई नीलाम घर से ही सोफा ले लो, एक आध दरी ले लो, समधी आए तो घर देखकर कुछ तो प्रभावित हो। कुर्सियां तो मेरे पास हैं बेटी, कहाँ इन कुर्सियों पर कौन बैठता है बुआ। बस दहेज में मिलने दे, मैं पूरा घर चमका दूंगी और पूरा घर चकाचक करा दूंगी। हम लोग एक दिन रास्ते में टकरा गए थे। बुआ ने एक बार भी घर आने को नहीं कहा। हाँ, यह जरूर पूछ लिया कि मेरी गेस्ट लिस्ट में कौन कौन है, ताकि वे होने वाले समधी को बता सकें। यह सुनते ही हंसी तो बहुत आई, लेकिन पिताजी का ख्याल आते ही दबा लेनी पड़ी। और कुछ बुआ की नाराजगी का भी डर था। मरते हुए पिताजी ने कहा था, मैं जानता हूँ बेटी, बुआ तुम्हें कभी पसंद नहीं रही। तुम लोग तो मुझे भी मिलने से रोकते थे, लेकिन क्या करूं, 7 भाई बहनों में से हम 2 ही तो बचे हैं, कैसे छोड़ देता उसे, बहन जो थी। अब मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हारे दादा की यह अंतिम निशानी रह गई है, इससे रूठना मत बेटी, मिलती मिलाती रहना। एक दिन मैंने ही उन्हें फोन किया। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने बुआ से कहा, बुआ अभी तो घर पर खर्चा कर डालो, जब शादी होगी तो मैं सूद के पैसा वापस आ जाएगा। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, एक दिन आने का संदेश दे दिया। तीनों लड़कों को बुआ ने खूब सजाया था, यही अच्छा था। लड़के अब कॉलेज में पढ़ते थे, सो 4 कपड़े उनके पास अच्छे थे। बुआ के पास न जाने कब का सेंट रखा था, उन्होंने वह भी उनके शरीर पर मल दिया। मेरे पूछने पर बोली, कमबख्त 8-8 दिन तक नहाते नहीं, पसीने की बू के मारे नाक सड़ने लगती है, सो सेंट की गंध से पसीने की बू नहीं आएगी। कुछ उनके लिए चाय पानी का प्रबंध किया। बुआ, मेरे पति बोले, अरे बेटा, वे क्या बेटी के घर का खाएंगे, पर अभी उन्होंने अपनी बेटी दी ही कहाँ है। मैंने कहा, बुआ बुरा सा मुंह बनाती मान गई, लड़की वालों के साथ केवल बुआ ही बात करेंगी, ऐसी बुआ की आज्ञा थी। फूफा जी तो यह कहकर वहां से चले गए, बेटी तुम पति पत्नी हो, बात संभाल लेना, मैं यहाँ रहा तो तेरी बुआ की पचर पचर कहीं मुझे आपे से बाहर न कर दे। जाने को तो मेरे पति भी उठ खड़े हुए, लेकिन मैंने मिन्नत कर उन्हें रोक लिया। पुरुष के साथ किसी पुरुष को ही बैठना चाहिए, भले ही उसका मुंह सिला हुआ हो। जानकी कहीं दिख नहीं रही थी।
मैं और मेरे पति बाहर वाले कमरे में बैठे थे। तभी लड़की वाले आए, उनके हाथ खाली थे। 2 पुरुष थे। बुआ ने हमें बाहर ही रोक दिया। शायद वह दहेज की बात गुप्त रखना चाहती थी। हमें कुछ जोर से बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक बुआ की चीख सुनाई दी, हाय दैया, मैं तो मर गई। बुआ की आवाज सुनकर हम दोनों अंदर भागे तो देखा बुआ जोर जोर से रो रही थी और जानकी को कोस रही थी। सब बातों के बाद लड़कों को दिखाने की बात आई तो बुआ झट से उनके फोटो उठा लाई। लड़की का पिता बोला, हमें सैंपल नहीं, माल चाहिए। उन्हें महावीर मोहन पसंद आया। बुआ ने झट से उसकी कीमत भी बता दी। मैंने तो सोचा था मैं अपने मुंह से दहेज नहीं मांगूंगी, लेकिन आप अड़ ही गए हैं तो इसके लिए तो मैं 2 लाख रुपए का दहेज लूंगी। मेरी तो 3 लड़कियां हैं, गरीब आदमी हूं मैं, इतना कहाँ दे पाऊंगा। आपने तो एकदम इतने भाव। इसकी बीमारी पर ही मेरा इतना खर्चा हो गया है। भाई साहब, पढ़ाई का तो मैंने बताया ही नहीं। जानते हैं महंगाई का जमाना है। 2 लाख रुपए की कीमत ही क्या है। आप कृष्ण मोहन से कर दीजिए रिश्ता। बुआ बोली, उसकी आंख में नुक्स है बहन जी। फिर जरा वह दादा टाइप है, जैसा कि आपने बताया है। इसी से छोटा पसंद आया था। समधी बड़ी ही नम्रता से बोले, पता चला कि जानकी ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली थी और उसकी सूचना अपने मम्मी पापा को देने की जगह लड़की वालों को दी थी। वे लोग तहकीकात करने आए थे। बुआ को पहले से ही शक था, क्योंकि जानकी एक दिन घर से यह कहकर गई हुई थी कि वह कॉलेज ट्रिप में कश्मीर जा रही है। उसे स्कॉलरशिप मिली है, उसी से पैसे का इंतजाम हो गया। लड़की वालों ने जानकी की शादी की फोटो और वॉइस मैसेज लड़की के पिता को भेज दिए थे। अब लड़की के पिता अपनी तेजाब डाली लड़की की शादी भी निकट्टू लड़कों से करने को मना करने आए थे। हम दोनों नहीं समझ पा रहे थे कि बुआ का गम क्या है, 5 लाख का नुकसान, जानकी की शादी या बेटों का कुंवारा रह जाना। मेरे पति ने बुआ से कहा, बुआ, जानकी ने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे घर के दरवाजे तो उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे, पर आपके घर के दरवाजे कोई लड़की वाला नहीं खटखटाएगा, क्योंकि वजह आपका लालच और झगड़ालूपन। यह बात सबको मालूम है। मैं बता दूं, रमा को बताए बिना मैं जानकी की शादी में गवाह था। मेरे कहने पर ही मजिस्ट्रेट ने बिना कोई अड़चन लगाए शादी कराई थी, क्योंकि वह मेरा सहपाठी रह चुका था। रमा को मैंने नहीं बताया था, क्योंकि कहीं आप हमारे घर में कलेश करने न आ जाएं। यह कहकर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर बाहर निकल गए और बुआ दहाड़े मारकर रो रही थी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी?